हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। आप अपने जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और जल्दी से जो है आप सफल हो, ताकि अगले दिवाली में आप अपने परिवार के साथ एक जॉब के साथ जो है खुशी खुशी जो है दिवाली सेलिब्रेट करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जो है आपको रुक्मिणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के जो सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से लेकर 11 तक के प्रैक्टिस सेट को कवर किया है और किरण पब्लिकेशन के जो है आपको 7 प्रैक्टिस सेट को कवर किया। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया गया है। दोस्तों, आपको यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे कि आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से जो है लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये सेट नंबर 12 है। दोस्तों, सेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि सेशन को जो है लाइक कर दीजिए। और मैं आपको इतना गारंटी देता हूं कि आप यहाँ से जो है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में किया था। ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पंचायती राज संस्था है, इसको जो है 1992 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था और यह जो है दर्जा आपको एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पर हुआ था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बन के आएगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इसको किस समिति के सिफारिश पर जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो याद रखिए, एल.एम. सिंघवी समिति के सिफारिश पे। ठीक है, यदि हम पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे की बात करें, ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचे की बात करें तो इसको किसने दिया था, तो इसको याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती का सुझाव दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। ये बिल्कुल आपको सही है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है। नहीं, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, इसके द्वारा नहीं किया जाता है। राज्यसभा के जो 12 सदस्य हैं, इसे राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। और बात करें यदि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या, तो राज्यसभा में कुल आपको मैक्सिमम जो सीट हो सकती है वह 250 हो सकती है। वर्तमान में कितनी है, तो याद रखिए, वर्तमान में 245 सीट है, जिसमें कि इस 245 सीट में आपको 225 सीटें हैं, यह राज्य से आती हैं। ठीक है, और जो 8 सीटें हैं, यह याद रखिएगा, यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से आती हैं। कितने हो गए? टोटल 233 हो गया। और इसमें 12 जो सदस्य हैं, यह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आपके कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में जो अच्छा नॉलेज रखते हैं, वैसे व्यक्ति को नामित किया जाता है। तो अभी टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 245 वर्तमान में सदस्य हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। देखिए, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं का नाम दिया है और इसका यहाँ पे आरंभ काल दिया है। तो सबसे पहले द्वितीय पंचवर्षीय योजना लगाइए 1956, फिर लगाइए आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये सही हो जाएगा। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, यह गरीबी उन्मूलन था। इसे जरूर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? गरीबी उन्मूलन था। यदि हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना का बात करें तो इसमें भारी उद्योगों को जो है प्रमुख दर्जा दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था, इसमें मानवीय संसाधन पर भी जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था, यह गुरनाड मिर्डल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। तो देखिए, बिहू, चुंगली और नट पूजा, ये तीनों जो आपको नृत्य है, असम से संबंधित। बधाई लोक नृत्य का संबंध आपको मध्य प्रदेश से। कहाँ से? याद रखिएगा, इसका संबंध आपको मध्य प्रदेश से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन अर्थशास्त्री आय पर दूरगामी कार्य किए। तो यह जो है आपको VK राव जो थे, जो कि आय पर दूरगामी कार्य किए थे। ठीक है, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ होता है एकल विक्रेता। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहने का मतलब कि
विक्रेता जो है सिर्फ एक है और क्रेता जो है यानी ग्राहक जो है वो अनेक हैं। जब एक अधिकार किसी क्षेत्र पे होता है तो उस पर क्या होता है, जो ग्राहक होते हैं उनको हानि होता है उससे, ठीक है। और एकल विक्रेता, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी मार्केट में सिर्फ एक ही जो है आपको बुक की दुकान है, ठीक है, दाम बढ़ा के दे तो भी आपको बुक लेना है और आपको अर्जेंटी है बुक लेने का, तो आप जाकर इससे ही बुक लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो क्रेता है उसका मनमानी चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है। तो देखिए 180 डिग्री जो देशांतर है यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है और यह जो है आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर, स्टेट सागर और चुक्की सागर से होकर गुजरता है। कोणार्क मंदिर के देवता है कौन है। तो देखिए कोणार्क मंदिर जो कि आपको याद रखिएगा उड़ीसा में है और इसमें जो देवता है वो सूर्य भगवान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो याद रखिएगा ये सभी को पता होगा कि जो अनुच्छेद 40 है यह राज्य क्या है, यह राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है आपका कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में विलय किया। देखिए अवध राज्य को जो है आपको जो लॉर्ड डलहौजी था इसने ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था, क्योंकि अवध पर 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगा दिया गया और कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी था उसने असम राज्य क्या है अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उस समय जो उपज होती थी काफ़ी अच्छी खासी होती थी। ये आपको गंगा का मैदान काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, तो इससे दुधारू गाय की संज्ञा दिया गया था। किसके द्वारा याद रखिएगा, तो ये डलहौजी के द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। तो यह याद रखिए यह मृदा अपरदन कहलाता है। प्यूरोरिटो खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में है। तो यह आपको अटलांटिक महासागर में है और अटलांटिक महासागर जो है अपने कटक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बुश वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, कहने का मतलब है जो वेल्ड घास पाए जाते हैं यह किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो वेल्ड जो है याद रखिएगा यह आपको दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है इसको डाउन्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार यदि अंतिम ग्रह की बात करें तो यह नेपच्यून है, इसे हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बुध जो है सबसे निकटतम ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में किस खिलाड़ी ने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। तो जो सानिया मिर्जा इन्होंने अभी तक ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता है, बाकी गगन नारंग, विजय कुमार और विजेंद्र सिंह ने जीता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक आपको चंद्रगुप्त मौर्य था और इसके जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। देखिए इब्न बतूता जो है यह मोरक्को निवासी था और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, इसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यदि इब्न बतूता की बात करें तो यह 1333 ईस्वी में भारत आया था। इसने एक पुस्तक लिखी, किस नाम से, इसने रेहला नामक पुस्तक का निर्माण किया और इसने भारतीय जो उस समय शासक थे उनका वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखिए मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था सबसे पहले समझिए क्या है। तो मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ये होता है, अर्थ ये होता है कि अर्थव्यवस्था का ऐसा आधार जो बाहरी स्रोतों पर निर्भर करता है। किस पे याद रखिए, बाहरी स्रोतों पे। अब बाहरी स्रोत का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए जो टूरिज्म हो गया, ठीक है, या विदेशी निवेश हो गया, FDI जैसे हो गया, ये सब से जो आय होता है उसे हम बाहरी स्रोत कहते हैं। और जो आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है ये पूरी तरह से बाहरी स्रोतों पे निर्भर है, इसलिए इसे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है। तो म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है यह बौद्ध धर्म है। अमीर खुसरो क्या था, तो यह एक जो है आपको इतिहासकार, कवि और संगीतज्ञ यह तीनों था। और अमीर खुसरो ने क्या अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी क्या था, दरबारी कवि था। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का जो है शासन देखा और इसे जो है इसने तुतुए हिंद नामक पुस्तक का रचना भी किया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है। देखिए, जब आपके मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है तो इसके लिए जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या किया जाता है, रिट जारी किया जाता है। और यह रिट जो यह 5 प्रकार का होता है। कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। तो जो देखिए, जो पर्णपाती वन है, इनके वृक्ष, इनके जो पत्ते होते हैं वो साल में 2 बार पूरी तरह से पत्ती रहित हो जाते हैं। सदाबहार वन की जो पत्तियां हमेशा रहती हैं, ये इसके जो है आपको पत्ते कभी नहीं गिरते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर है आपको यह हम्पी में स्थित है। कहाँ? हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ है तो याद रखें, हम्पी विजयनगर के पहले राजधानी थी, जिसकी स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं भुक्का नामक व्यक्ति ने किया था। हम्पी निम्नलिखित में किसकी उत्तरी तट पर स्थित है। तो देखिए, हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। तो यह वारंगल के हिंदू शासकों के साम्राज्य पे गोलकुंडा का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत से आने वाले अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। तो उस समय जो है आपको देवराय द्वितीय जो है अब्दुल रजाक के समय शासक थे। एक क्वेश्चन आता है कि निकोलो कोंटी, याद रखिए निकोलो कोंटी जो कि इटली के यह एक यात्री थे। यह जो है देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ जो होता है यह होता है ज्ञान होता है। कितने वेद हैं तो 4 वेद हैं, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक 5वां वेद भी है। तो याद रखिए 5वां वेद किसे कहा जाता है। तो 5वां वेद जो कि दक्षिण भारत का वेद है, इसका जो नाम है याद रखिए तिरुकुराल है। तिरुकुराल को जो है 5वां वेद के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत का वेद है। देखिए, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। देखिए, सांभर झील जो है यह राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। तो भारत में जो सबसे पहला रेलगाड़ी है सन 1853 ईस्वी में चलाया गया था। और यह जो है बॉम्बे टू, याद रखिए कहाँ, बॉम्बे टू थाने के बीच लगभग आपको 34 किलोमीटर की दूरी जो है तय किया गया था। ठीक है, जब रेलगाड़ी चली तो उसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम क्षेत्र है यह भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र जो यह तिब्बत में है और यह नदी टोटल 2900 किलोमीटर लंबी है, किंतु यह भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से आपको अरुणा आसफ अली को जाना जाता है। और इन्हें जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चल रहा था, उस समय ग्वालियर टैंक में तिरंगा झंडा फहराने के लिए इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। देखिए, ताशकंद समझौता सन 1966 ईस्वी में है। चूंकि 1965 ईस्वी में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके बाद जस्ट 1966 ईस्वी में जो है ताशकंद समझौता होता है। कितने 10 जनवरी को। ठीक है, और 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और 11 जनवरी सन 1966 को रहस्यमयी ढंग से इनकी जो है ताशकंद में ही मृत्यु हो जाती है। तो एक क्वेश्चन आपका बनता है कि भारत के ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेशों में हुई है। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री थे। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। कहने का मतलब घटते हुए क्रम से आपको जाना है। तो इसमें सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वो बिहार का है, फिर बंगाल का और फिर केरल का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए, बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं और यह सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यदि अब भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
महल कहाँ स्थित है? तो आमेर का जो महल है यह जयपुर में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? बांदीपुर, सरिस्का और मानस। ये देखिए बाघ संरक्षित स्थल है सुल्तानपुर, जो है यह एक पक्षी अभयारण्य है जो कि हरियाणा में है। कहाँ याद रखिए, जो कि हरियाणा में है। बांदीपुर कर्नाटक में, सरिस्का बांध अभयारण्य जो है आपको यह राजस्थान में और मानस जो है असम में है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो यह जो है आपको सिंगापुर के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। और इस तरह से जो है भारत अभी तक 36 देशों के कुल 431 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर चुका है इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका। भारत पर हुनों के आगमन किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिए यह स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था। और स्कंद गुप्त को जो है गुप्त वंश का अंतिम क्या महान शासक कहा जाता है। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिससे भारत में स्थापित किया गया? तो यह जो है आपको जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है भारत का पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क था। और इसकी स्थापना जो है आपको बता दूं कि सन 1936 ईस्वी में किया गया। कब? 1936 ईस्वी में किया गया था। बांदीपुर कर्नाटक में है, पेरियार केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो महमूद गजनी था इसके भारत जो मुख्य आदेश है धन दौलत को लूटना था भारत से। ठीक है, क्या है यहाँ पे? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताजिकिस्तान की जो राजधानी है आपको यह दुशानबे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जुलाई अगस्त 2023 में के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाजों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया? तो ये जो है 3 भारतीय तीरंदाजों ने क्या स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो यह याद रखिएगा यह चिकमंगलुरु में लगाए गए थे। और चिकमंगलुरु जो है आपको कर्नाटक में। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो यह ब्राजील करता है और भारत में कर्नाटक करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन है? तो द ओपिनियन ट्रॉफी के जो लेखक है यह खुशवंत सिंह है। यह खुशवंत सिंह है। ठीक है, प्रकाश कुमार सिंह की यदि बात करें तो इन्होंने लिखा है द शील्ड, यानी कोविशील्ड पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है द शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपको जीवी मावलंकर थे। और जीवी मावलंकर जो इन पे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और प्रथम महिला स्पीकर जो थी वो मीरा कुमार थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नदियों के जोड़ने एंड इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से केन नदी को जोड़ने का निर्माणाधीन कार्य है? तो देखिए जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो कि भारत का प्रथम नदी जोड़ो परियोजना है। और यह दोनों नदियां जो है आपको मध्य प्रदेश से निकलती है। जब ये दोनों नदियां जुड़ जाएंगी तो जो बुंदेलखंड का आपका क्षेत्र है, और यह बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है यह सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ से जो है आपको बुंदेलखंड को जो है पानी मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कार्यक्रम के तहत इन दोनों नदियों को जोड़ा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? तो मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर जो भाग है आपको ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका आयोजन इस साल जो है 2023 में यानी भारत में ही होने वाला है। देखिए 2023 से पहले सन 1996 ईस्वी में भी आपको मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में हो चुका है। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो सबसे पहले याद रखिए आकाश कुमार का संबंध जो है यह बिहार से है। और इन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो इन्होंने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का अस्थायी सदस्य बन गया? तो यह जो ईरान जो है यह एससीओ का अस्थायी सदस्य बन गया है। और एससीओ की स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना सन 2001 ईस्वी में हुई थी। इसमें अभी तक 8 सदस्य थे, किंतु जब ईरान शामिल हो जाएगा तो इसमें टोटल 9 देश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 52 है, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसके? तो देखिए आंख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा तथा
यह उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रतिबिंब का आकार यानी वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम के घनत्व वह दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कैसा होता है, तो यह कम होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। देखिए, लाल और यदि हरा को आप मिलाइएगा तो यह पीला रंग बनेगा। और टीबी एक क्वेश्चन आता है, टीबी में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, लाल, हरा तथा नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, देखिए जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध जो हैं वह आपको सहसंयोजी आबंध होते हैं। ठीक है, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका गया। देखिए, ये आपका क्या हो गया, प्रारंभिक वेग हो गया। फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय आपको टी बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम यदि इस सूत्र पर रखिए, टी आपको समय निकालना था U/G। ई का मान आपका 49 हो गया, जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है 9.8 होता है। तो इसे हल कर दीजिए, 49 दूनी 98 और ये आपको कितना हो गया, अब 5 कितना 5 सेकंड आपका जो है आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता कितनी होती है। तो जब परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता आपको शून्य होती है। कैथोड किरणें जो हैं यह कैसी होती हैं, तो याद रखिएगा, कैथोड किरणें यह इलेक्ट्रॉन की धारा, कैथोड किरणें हैं तो कैथोड जो किरणें ये इलेक्ट्रॉन की धारा हैं, और कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, और यह जो है अदृश्य किरणें होती हैं। कैसी, अदृश्य किरणें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, यानी पाचन और श्वसन मार्ग जो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, ये ग्रसनी के पास मिलते हैं। लोहा लौह चुंबकीय होता है। देखिए, जब 770 डिग्री से कम ताप रहेगा, ठीक है, तो लोहा जो है आपको लौह चुंबकीय रहेगा। जैसे ही 770 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तो यह अनुचुंबकीय हो जाता है। कहने का मतलब यह जो अपना चुंबकत्व जो शक्ति होता है उसे खो देता है। और क्यूरी ताप किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ जो अपनी चुंबकत्व शक्ति को खो देता है, उस ताप पे हम उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, किस समय एल्यूमिनियम नहीं होता है। एल्यूमिनियम किस में नहीं होता है, तो देखो फ्लूओरोस्फर जो है इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो कृत्रिम जो डायलिसिस है इसका प्रयोग आपको वृक्क के प्रतिस्थापन में किया जाता है। वृक्क यानी किडनी के प्रतिस्थापन में किया जाता है। ठीक है, चलिए किडनी की इकाई की यदि बात करें तो कमेंट बॉक्स में लिखिए किडनी की इकाई क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य उगते हुए और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसमें जो है लाल रंग का जो है विक्षेपण क्या होता है, सबसे कम होता है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं, तो राशि x जो है यह क्या है, तो राशि x क्या हो जाएगा आपका, यह ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यह यकृत है, यानी जो हमारा लीवर है यह सबसे बड़ा ग्रंथि है। ठीक है, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलती है। तो अमाशय में जब हम भोजन करते हैं तो क्या मिलता है, जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है। तो यह आपको जो है विटामिन डी का स्रोत है। देखिए, यदि अब हम विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है क्या है, कैल्सीफेरॉल है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक रक्त समूह ओ सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इसमें निम्न में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। देखिए, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र आपको CnH2n होता है। एल्केन का सामान्य जो सूत्र होता है एल्केन उसका CnH2n+2 होता है। एल्काइन का यदि कहे तो आपको CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के यदि पूरा पिघल जाने पर गिलास में जो है पानी का स्तर क्या होगा। तो देखिए, पानी का स्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी वह अपरिवर्तित रहेगा। एक पिंड को एक मीनार से 0
वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या है? देखिए आपको यहाँ पर जी का मान 10 रखना है। वैसे जी का मान 9.8 है, किंतु आपको लगभग 10 मान के चलना है। इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता दूं, जो गति का नियम होता है, यानी हाइट निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर पर यदि आप इसको रख के मान को पुटअप कीजिएगा तो आपका आंसर निकल आएगा और आपका आंसर 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और किसी अधातु को जब हम गर्म करेंगे तो इसका प्रतिरोध जो है, याद रखिएगा, कम हो जाता है। ठीक है, चलिए मिश्र धातु को गर्म करिएगा तो वह नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा है? तो छत्रक का मतलब यहाँ बताना है आपको, शैवाल है, कवक है, फन है, मांस है। जो कवक है इसको हम सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। मशरूम का सब्जी आप लोगों ने खाया होगा, मशरूम भी एक प्रकार का कवक है। इसका प्रयोग आपको ईस्ट के रूप में भी किया जाता है, पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA संरचना मॉडल किसने दिया था? तो इसको वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। विटामिन E महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? तो यह विटामिन E का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह अंकुरित अनाज होता है। बाकी दोस्तों आपको 76 से 150 जो प्रश्न है ये आपको मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। इसके लिए जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है इसका PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करके आप जो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है उसे बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो है सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का जो है प्रैक्टिस मिलता रहे। और फिर मिलेंगे इससे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।